हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में समझेंगे पूर्णांकों का संवृत्त गुण के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में त्रिभुज के अंतः कोणों का युग कोण का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 8 में वर्ग संख्याएं और उनके प्रतिरूप भाग 2 को समझेंगे और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था।
पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं की क्रम विनिमेयता। यहाँ देखिए, विपुल कहीं जा रहा है। हम उसका स्थान 0 से दर्शाएंगे। इसी तरह आगे की दिशा को धन चिन्ह से और पीछे की दिशा को ऋण चिन्ह से दर्शाएंगे। अब मान लीजिए विपुल 5 कदम आगे चलता है और फिर 7 कदम पीछे, तो अब उसका स्थान क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। उसका स्थान पता करने के लिए हमें धन 5 और ऋण 7 का योग करना होगा। इससे परिणाम प्राप्त होगा ऋण 2। जरा सोचिए, अगर वह पहले 7 कदम पीछे जाता और फिर 5 कदम आगे बढ़ता, तो भी वह ऋण 2 पर ही पहुंचता, क्योंकि ऋण 7 धन 5 बराबर ऋण 2 ही होते हैं। इन दोनों स्थितियों को देखकर हम कह सकते हैं कि धन 5 धन ऋण 7 बराबर ऋण 7 धन 5 के बराबर है। इस तरह से हम धन 5 और ऋण 7 को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, परिणाम बराबर ही प्राप्त होगा। यह सभी पूर्णांकों के योग के लिए भी सत्य है, यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। फिर चाहे हम 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़े, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़े या विपरीत चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों को जोड़े, यानी कि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है। क्या पूर्णांकों का व्यवकलन भी क्रम विनिमेय है? मान लीजिए आप भारत के सुहाने स्थान लेह घूमने गए हो। आप देखते हो कि सुबह के समय लेह का तापमान ऋण 7 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अब अगर आपको तापमान में हुई बढ़त का पता करना होगा, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सही, आप अंतिम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभिक तापमान ऋण 7 डिग्री सेल्सियस का व्यवकलन करेंगे। अगर हम इस व्यवकलन में पूर्णांकों का क्रम बदलते हैं, तो क्या हमें परिणाम बराबर ही प्राप्त होगा? सोचिए सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा, परिणाम बराबर नहीं आएगा। धन 20 ऋण 7 का परिणाम आएगा 27
जबकि ऋण 7 ऋण धन 20 का परिणाम आएगा ऋण 27। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है, इसलिए 20 ऋण ऋण 7 ऋण धन 20 के बराबर नहीं है। यह आप निम्नलिखित उदाहरणों से भी पता कर सकते हैं। वीडियो रोककर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का परिणाम बराबर नहीं, यह सत्यापित करें। इससे यह पता चलता है कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों के व्यवकलन का परिणाम क्रम बदलकर प्राप्त होने वाले परिणाम के बराबर नहीं होता, यानी कि पूर्णांकों का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। अब आइए पूर्णांकों के गुणन का क्रम विनिमेय गुण समझें। मान लीजिए एक दुकानदार के पास कुछ पुरानी पेंसिल है। उन्हें बेचने पर दुकानदार को 3 रुपए प्रति पेंसिल की हानि होती है। अगर वह ऐसी 6 पेंसिलों को बेचता है तो उसे कुल कितनी हानि होगी, यह पता करने के लिए हमें 6 गुना ऋण 3 करना होगा। क्या इसे क्रम बदलकर यानी कि ऋण 3 गुना 6 से भी हल कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम 6 गुना ऋण 3 को हल करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 18। इसी तरह अगर हम ऋण 3 गुना 6 को हल करें तो इसका भी परिणाम ऋण 18 ही प्राप्त होता है, यानी कि 6 गुना ऋण 3 गुना 6 के बराबर है। यह आप निम्नलिखित उदाहरणों से भी पता कर सकते हैं। वीडियो रोककर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का परिणाम बराबर है, यह सत्यापित करें। इस तरह से किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर गुणा करने से परिणाम में कोई भी बदलाव नहीं आता, इसलिए पूर्णांकों का गुणन क्रम विनिमेय है। क्या इसी तरह पूर्णांकों का विभाजन भी क्रम विनिमेय है? आइए इसे पता करें। एक कमरा एसी के उपयोग से ठंडा किया जा रहा था। यह देखा गया कि तापमान 5 मिनट में 15 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। तापमान में कमी को हम पूर्णांकों में निरूपित करेंगे ऋण 15 से। अगर हमें पता करना होगा कि प्रति मिनट तापमान में कितनी कमी आई, तो इसके लिए हमें ऋण 15 को 5 से विभाजित करना होगा। क्या यहाँ पूर्णांकों का क्रम बदलने से परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा? विचार करें। ऋण 15 विभाजित 5 का परिणाम ऋण 3 आएगा, जबकि क्रम बदला जाए तो 5 विभाजित ऋण 15 का परिणाम ऋण 1/3 आएगा। यहाँ परिणाम बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 15 विभाजित 5 विभाजित ऋण 15 के बराबर नहीं है। यह आप निम्नलिखित उदाहरणों से भी पता कर सकते हैं। वीडियो रोककर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का परिणाम बराबर नहीं, यह सत्यापित करें। इससे यह पता चलता है कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों के विभाजन का परिणाम इनका क्रम बदलकर प्राप्त होने वाले परिणाम के बराबर नहीं होता, यानी कि पूर्णांकों का विभाजन क्रम विनिमेय नहीं है। कक्षा की एक शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर ने पाया कि पिछले महीने की तुलना में लड़कों के समूह का वजन 22 किलोग्राम से कम हुआ, जबकि लड़कियों के समूह का वजन 15 किलोग्राम से कम हुआ। अगर डॉक्टर को पूर्ण कक्षा के वजन में गिरावट पता करनी होगी तो निम्नलिखित में से सही विधि कौन सी है? इस उदाहरण में हम वजन में कमी को ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। चूंकि लड़कों के समूह का वजन 22 किलोग्राम से कम हुआ, इसलिए इसे ऋण 22 से व्यक्त करेंगे। इसी तरह लड़कियों के समूह का वजन 15 किलोग्राम से कम हुआ, इसलिए इसे ऋण 15 से व्यक्त करेंगे। पूर्ण कक्षा के वजन में गिरावट पता करने के लिए हमें ऋण 22 और ऋण 15 का योग करना होगा। चूंकि पूर्णांकों का योग यानी एडिशन क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, इसलिए हम ऋण 22 और ऋण 15 को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इस तरह से दोनों विधियां सही है। किसी भी विधि से परिणाम ऋण 37 ही प्राप्त होगा, यानी कि पूर्ण कक्षा के वजन में गिरावट 37 किलोग्राम से हुई। अगला उदाहरण, निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान पर उचित संख्या लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 12 और रिक्त स्थान की संख्या के गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन का परिणाम और ऋण 24 गुना 12 का परिणाम बराबर है। आप यह भी देख सकते हैं कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में पूर्णांक 12 उभयनिष्ठ है। चूंकि पूर्णांकों का गुणन क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, यानी कि पूर्णांक a और b के लिए a गुना b बराबर b गुना a होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिक्त स्थान पर पूर्णांक ऋण 24 लिखा जाएगा। इस प्रकार क्रम विनिमेय गुण के उपयोग से बिना गुणनफल प्राप्त किए हमने रिक्त स्थान की संख्या का पता लगा लिया है।
क्या अब आप दूसरे, तीसरे और चौथे कथन में रिक्त स्थान की संख्या पता कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। दूसरे कथन में रिक्त स्थान पर ऋण 27 लिखा जाएगा क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमेय है। तीसरे कथन में रिक्त स्थान पर 23 लिखा जाएगा क्योंकि पूर्णांकों का गुणन क्रम विनिमेय है। इसी प्रकार चौथे कथन में रिक्त स्थान पर 32 लिखा जाएगा क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमेय है। अब आप निम्नलिखित सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। विशाल पूर्व की ओर 500 मीटर चलता है और फिर पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है। यदि वह पहले 200 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 500 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है तो दोनों स्थितियों में क्या वह एक ही स्थान पर पहुंचेगा? इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के क्रम विनिमेय गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आज हम सीखेंगे त्रिभुज की भुजाओं के मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के बारे में। आप जानते हैं कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल 3 भुजाओं यानी साइड्स वाली एक बंद आकृति है जिसके 3 शीर्ष यानी वर्टाइसेस एवं 3 कोण यानी एंगल्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने कोणों से संबंधित त्रिभुज के गुण देखे। इसी प्रकार त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित भी गुण होते हैं। आइए इस वीडियो में त्रिभुज की भुजाओं की मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के बारे में पता करें। मान लीजिए आपको कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसकी भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 11 सेंटीमीटर है। तो क्या आप दी जानकारी से एक त्रिभुज बना पाएंगे? चलिए इसे बनाने का प्रयास करें। यहाँ हमने 3 स्ट्रॉ लिए हैं। आइए कैंची या चाकू के उपयोग से इस स्ट्रॉ को 4 सेंटीमीटर पर काट लें। इसी तरह हम इस स्ट्रॉ को 5 सेंटीमीटर पर और इस स्ट्रॉ को 11 सेंटीमीटर पर काट लेंगे। अब हम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाइयों वाले स्ट्रॉ के उपयोग से त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ली गई लंबाइयों से हम यहाँ एक त्रिभुज नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्ट्रॉ के स्थान पर 10 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्ट्रॉ लेते हैं तब भी हम एक त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम 8 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्ट्रॉ लेते हैं तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इन मापों से हम एक त्रिभुज अवश्य बना पाते हैं। अब इन दोनों स्थितियों को देखिए। पहली स्थिति में हम त्रिभुज बनाने में असफल रहे, जबकि दूसरी स्थिति में हम त्रिभुज बनाने में सफल रहे।
इन दोनों स्थितियों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम देखें तो दूसरी स्थिति में किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक है। AB और BC का योग AC से बड़ा है। AB और AC का योग BC से बड़ा है और BC और AC का योग AB से बड़ा है और हम इस स्थिति में त्रिभुज ABC की रचना कर पाते हैं। लेकिन पहली स्थिति में इन दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक नहीं है। जैसे जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 11 सेंटीमीटर है, तब AB और AC का योग BC से अधिक है। BC और AC का योग AB से अधिक है, लेकिन AB और BC का योग AC से कम है। इसी तरह जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तब AB और AC का योग BC से अधिक है और BC और AC का योग AB से अधिक तो है, लेकिन AB और BC का योग AC के बराबर है और इस स्थिति में हम एक त्रिभुज नहीं बना पाते। इन दोनों स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। इस गुण के आधार पर हमें यह तो पता चल गया है कि त्रिभुज ABC में जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब AC का माप 9 सेंटीमीटर से कम ही होगा। क्या AC का माप 9 सेंटीमीटर से छोटा कोई भी माप हो सकता है? चलिए पता करें। जब हम AC का माप 7 सेंटीमीटर लेते हैं, तब त्रिभुज ABC की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक आता है। यानी कि हम AC बराबर 7 सेंटीमीटर के माप से त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। इसी तरह हम AC का माप 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लेकर भी त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम AC का माप 1 सेंटीमीटर लेंगे तो यह शेष दोनों भुजाओं के व्यवकलन का परिणाम है। इस स्थिति में हमें दो भुजाओं AB और AC का योग तीसरी भुजा BC के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि इस स्थिति में त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं है, इसलिए हम त्रिभुज ABC की रचना नहीं कर पाते। हम AC का माप शेष दोनों भुजाओं के अंतर से यानी कि 1 सेंटीमीटर से कम भी ले, जैसे 0.9 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर इत्यादि, तब भी हम त्रिभुज ABC की रचना नहीं कर पाते, क्योंकि इस स्थिति में त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक नहीं मिलता। तो बताइए, इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज ABC की रचना केवल उस स्थिति में की जा सकती है जब त्रिभुज ABC की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, लेकिन दो भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। क्या निम्नलिखित मापों से एक त्रिभुज बनाया जा सकता है? हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। चलिए इस समझ का यहाँ प्रयोग करें। अगर हम 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 22 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से बड़ा है। अगर हम 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बड़ा है। इसी तरह अगर हम 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से बड़ा है। तीनों स्थितियों को देखकर हम कह सकते हैं कि हम दिए गए मापों के आधार पर एक त्रिभुज बना सकते हैं। जरा सोचिए, दिए मापों से एक त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए क्या यह जरूरी है कि हम तीनों स्थितियों की जांच करें? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं, यह आवश्यक नहीं है। अगर हम छोटी दो भुजाओं के मापों का योग करते हैं
और उसकी तुलना सबसे लंबी भुजा के माप से करते हैं, तब भी हम यह पता कर सकते हैं कि हम एक त्रिभुज बना पाएंगे या नहीं। अगर छोटी भुजाओं की मापों का योग लंबी भुजा की माप से बड़ा होगा तो यह दर्शाता है कि हम दिए मापों के उपयोग से त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन अगर छोटी भुजाओं की मापों का योग लंबी भुजा के माप से छोटा होगा तो यह दर्शाता है कि हम दिए मापों के आधार पर एक त्रिभुज नहीं बना सकते। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि छोटी भुजाओं की मापों का योग है 10 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर और सबसे लंबी भुजा है 12 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ 18 सेंटीमीटर बड़ा है 12 सेंटीमीटर से, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की मापों से त्रिभुज बनाया जा सकता है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित में से त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप क्या होगी जिसकी दो भुजाओं की माप है 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको याद होगा, त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, लेकिन दो भुजाओं की मापों का व्यवकलन तीसरी भुजा की माप से कम होता है। यहाँ त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग है 15 सेंटीमीटर धन 22 सेंटीमीटर बराबर 37 सेंटीमीटर। इसलिए तीसरी भुजा की माप 37 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इसलिए तीसरी भुजा की माप 38 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन 4 दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। हम यह भी देखते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का व्यवकलन है 22 सेंटीमीटर ऋण 15 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए तीसरी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर या इससे कम नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 भी दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरी भुजा की माप दो भुजाओं की मापों के व्यवकलन से अधिक लेकिन इनके योग से कम होना चाहिए। इसलिए अगर माप 7 सेंटीमीटर से बड़ा लेकिन 37 सेंटीमीटर से कम होगा तो ही हम एक त्रिभुज बना पाएंगे। ऑप्शन 3 में हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप 12 सेंटीमीटर दी गई है। चूँकि 12 सेंटीमीटर 7 से बड़ा है लेकिन 37 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए इस माप के साथ हम एक त्रिभुज जरूर बना पाएंगे, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 1, एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक या बराबर होता है। क्या यह कथन सत्य है? कुछ बच्चे सोचते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। वे सोचते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक, कम या बराबर भी हो सकता है। इस कारण वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से कम या बराबर नहीं हो सकता। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1। मिथ्या धारणा 2, यह कथन त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का माप उसके तीसरे कोण से अधिक होता है, सत्य है या असत्य? कुछ बच्चे इस कथन को सत्य कहते हैं, चूँकि बच्चों को यह ज्ञात होता है कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। इसी अवधारणा को लेकर बच्चे मन में यह मिथ्या धारणा बना लेते हैं कि त्रिभुज के दो कोणों का माप भी उसके तीसरे कोण से अधिक होगा, और इसी मिथ्या धारणा के चलते वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। चलिए इस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए हम एक उदाहरण देखें। हम इस मिथ्या धारणा को कुछ समय के लिए सत्य मान लेते हैं। इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि कोण P धन कोण R बराबर 110 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 145 डिग्री है, जो कि 35 डिग्री से बड़ा है। इसलिए यहाँ हम कोण P और कोण R का योग कोण Q से बड़ा है। इसी तरह कोण P धन कोण Q बराबर 110 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 145 डिग्री है, जो कि 35 डिग्री से बड़ा है। इसलिए यहाँ भी कोण P और कोण Q का योग कोण R से बड़ा है, लेकिन कोण Q और कोण R के मापों का योग करेंगे तो वह 35 डिग्री धन 35 डिग्री बराबर 70 डिग्री आएगा, जो कि 110 डिग्री से कम है।
इसलिए यहाँ कोण Q और कोण R का योग कोण P से कम है, लेकिन फिर भी हम एक त्रिभुज बना पाए हैं। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का योग तीसरे कोण से हमेशा अधिक ही आएगा। यानी कि दिए सवाल का जवाब है ऑप्शन 2। अब चलिए जाने कुछ साधारण गलतियों के बारे में। गलती 1, भुजाओं के निम्नलिखित मापों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सी स्थिति में त्रिभुज बनाया जा सकता है। कुछ बच्चे यह तो जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होगा। केवल उस स्थिति में हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। वे देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर धन 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए वे सोचते हैं कि पहला कथन सही है। दूसरे कथन में भी वे देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। दोनों कथनों में अलग अलग भुजाओं के युग्म लेकर उनके योग की तुलना तीसरी भुजा की माप से करना वे जरूरी नहीं समझते और इसे नजरअंदाज करते हैं। चूँकि दोनों कथन उन्हें सही प्रतीत होते हैं, इसलिए वे ऑप्शन 3 दोनों यह जवाब देते हैं। लेकिन यह एक गलत जवाब है। पहले कथन के लिए हम निम्न स्थितियाँ देखते हैं। यहाँ दूसरी स्थिति को देखकर यह ज्ञात होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा नहीं है, इसलिए दिए मापों के आधार पर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। दूसरे कथन में हम निम्न स्थितियाँ देखते हैं। चूँकि तीनों स्थितियों में हमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे कथन में दिए मापों के आधार पर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हम सभी स्थितियों की जांच करें। हम यह भी देख सकते हैं कि दो छोटी भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक है या नहीं। पहले कथन में छोटी माप वाली भुजाओं का योग 4 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर लंबी भुजा 12 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए पहले कथन के प्रयोग से त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरे कथन में छोटी माप वाली भुजाओं का योग 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा 7 सेंटीमीटर से अधिक है, इसलिए दूसरे कथन के प्रयोग से त्रिभुज जरूर बनाया जा सकता है। तो आज हमने देखी त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों के योग से संबंधित मिथ्या धारणाएं और गलतियां। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्गमूल क्या है और घटाने की संक्रिया विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इन 64 विद्यार्थियों को विद्यालय में परेड के लिए चुना गया है। परेड में इन्हें इस प्रकार पंक्तियों में चलना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हों जितने की पंक्तियों की कुल संख्या है। यानी कि अगर कुल पंक्तियों की संख्या n है
तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या n ही होनी चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या 64 दी गई है। अगर विद्यार्थी इस तरह एक आयताकार संरचना में खड़े होते हैं तो कुल पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या समान नहीं आएगी। ऐसा केवल एक वर्गाकार संरचना में ही संभव हो सकता है। तो इस स्थिति में कुल कितनी पंक्तियां होनी चाहिए? हम पिछली वीडियो में संख्याओं का वर्ग करना सीख चुके हैं। अगर एक पंक्ति में n विद्यार्थी हैं और ऐसी n पंक्तियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी n गुना n बराबर n की घात 2 यानी n का वर्ग, जिसे हम n स्क्वायर भी कहते हैं। यहाँ हमें n का वर्ग बराबर 64 दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना है, यानी एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग 64 के बराबर हो। ऐसी संख्या जिसका वर्ग 64 के बराबर होगा 64 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कहलाई जाएगी, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे 2 गुना 2 बराबर 4 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। वर्गमूल स्क्वायर रूट करना वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग होता है। अभी आपने देखा कि 4 का वर्गमूल 2 है। क्या 4 का केवल यही एक वर्गमूल संभव है? ऋण 2 का वर्ग भी 4 होता है, इसलिए ऋण 2 भी 4 का एक वर्गमूल है। हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक पॉजिटिव और एक ऋणात्मक नेगेटिव। धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल इस प्रकार दिखाए जाते हैं। अब हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। हमें यहाँ वह संख्या n ज्ञात करनी है जिसका वर्ग यानी n का वर्ग 64 के बराबर हो, यानी हमें 64 का वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता है। हम वर्गमूल कई विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम घटाने की संक्रिया विधि मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का उपयोग करेंगे। मान लीजिए हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है n का वर्ग। हम जानते हैं कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि जब हम इन्हें इस वर्ग संख्या से घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसलिए हम दी गई संख्या में से 1 से शुरू कर क्रमानुसार सभी विषम संख्याओं को घटाते हैं और देखते हैं कि कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने के बाद 0 प्राप्त होता है। जितनी क्रमागत संख्याओं के बाद 0 प्राप्त होता है वह संख्या ही दी गई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे संख्या 64 के वर्गमूल को इस तरीके से निकाल कर देखते हैं। 64 घटाव 1 बराबर 63, फिर 63 घटाव 3 बराबर 60। इसी प्रकार अंत में 15 घटाव 15 बराबर 0 आएगा। हमने देखा कि प्रथम 8 क्रमागत विषम संख्याओं को 64 से घटाने पर अंत में 0 प्राप्त हो रहा है। इससे पता चलता है कि संख्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और क्योंकि यहाँ 8 क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए संख्या 64 का वर्गमूल 8 है। अतः परेड में विद्यार्थियों की 8 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी होंगे। संख्या 64 के वर्गमूल धन 8 और ऋण 8 दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हम विद्यार्थियों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो इस स्थिति में सिर्फ धनात्मक वर्गमूल को ही लिया जाएगा। अब अगर दूसरे दिन परेड के लिए कुछ और विद्यार्थी आ जाते हैं, जिससे अब कुल विद्यार्थियों की संख्या 144 हो जाती है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस स्थिति में विद्यार्थियों की कितनी पंक्तियां बनेंगी ताकि पंक्तियों की कुल संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो? इसका जवाब ढूंढने के लिए घटाने की संक्रिया की विधि का उपयोग कीजिए। सबसे पहले संख्या 144 में से
क्रमागत विषम संख्याओं को घटाइए। जिस क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर शून्य प्राप्त होगा, उस संख्या तक की सारे विषम संख्याओं को गिनिए। यहाँ 12 क्रमागत संख्याओं को घटाने पर हमें शून्य मिल रहा है, तो संख्या 12 ही संख्या 144 का वर्गमूल है। अतः अब विद्यार्थियों की 12 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 12 विद्यार्थी होंगे। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल तथा घटाने की संक्रिया की विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। संख्याओं का वर्गमूल उदाहरण, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एग्जाम्पल्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल तथा घटाने की संक्रिया विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने से जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। घटाने की संक्रिया विधि से ज्ञात कीजिए कि क्या 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर है तो इसका वर्गमूल क्या होगा। आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए n घात 2 प्रथम n विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। इसलिए अगर संख्या 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो यह प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा। और अगर हम इन क्रमागत विषम संख्याओं को 121 से घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होगा। जैसे 121 घटाव 1 बराबर 120, 120 घटाव 3 बराबर 117। इसी प्रकार हम आगे क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे, जिससे हमें अंत में मिलेगा 21 घटाव 21 बराबर 0। इससे पता चलता है कि संख्या 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इस विधि के अंत में हमें शून्य नहीं मिलता है तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। क्योंकि यहाँ कुल 11 क्रमागत विषम संख्याओं को घटाया गया है, इसलिए संख्या 121 का वर्गमूल 11 है। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 289 वर्ग मीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके एक किनारे पर लगाने के लिए कितनी लंबी तार की जरूरत होगी। आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। यह एक वर्गाकार खेत है। हम जानते हैं कि एक वर्ग के सभी किनारे बराबर होते हैं, यानी इस खेत के भी सभी किनारे बराबर होंगे। मान लीजिए कि इसके एक किनारे की लंबाई s है, यानी सभी किनारों की लंबाई भी s होगी। तो इसका क्षेत्रफल होगा s की घात 2। तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक किनारे की लंबाई यानी s का मान ज्ञात करना होगा। हमें दिया गया है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 289 वर्ग मीटर है, जिसका मतलब s का वर्ग बराबर 289 है। हमें यहाँ s का मान ज्ञात करना है, यानी s बराबर 289 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 289 से क्रमागत विषम संख्याओं को इस प्रकार घटाकर देखेंगे। 289 घटाव 1 बराबर 288, फिर 288 घटाव 3 बराबर 285। इसी प्रकार अंत में 33 घटाव 33 बराबर 0 आएगा। यहाँ 17 क्रमागत संख्याओं को घटाने पर हमें 0 मिल रहा है, तो संख्या 289 का वर्गमूल 17 होगा। अतः वर्गाकार खेत के किनारे की लंबाई 17 मीटर होगी। इसका मतलब खेत के एक किनारे पर लगाए जाने वाले तार की लंबाई 17 मीटर होगी। अब अभ्यास के लिए इन दी गई संख्याओं का घटाने की संक्रिया की विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल तथा घटाने की संक्रिया की विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। संख्याओं का वर्गमूल एक दिलचस्प पहेली, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, अ रिडल। दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संख्याओं के वर्गमूल से जुड़ी एक दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे। इस दरवाजे को देखिए, इस पर एक ताला लगा है जिसके ऊपर 784 लिखा है। हमें 4 चाबियां दी गई हैं। यह ताला इनमें से ही एक चाबी से खुलेगा, लेकिन शर्त यह है कि चाबी पर अंकित संख्या 784 के वर्गमूल के बराबर होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि स्क्रीन पर दी गई चाबियों में से कौन सी चाबी से
यह ताला खुलेगा? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। यहाँ हमें 784 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि हमें एक ऐसी संख्या p ज्ञात करनी है जिसका वर्ग 784 हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि संख्या 784 एक सम संख्या है, जिसका मतलब है कि p भी एक सम संख्या होगी, क्योंकि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम। और क्योंकि संख्या 29 एक विषम संख्या है, इसलिए 29 संख्या वाली चाबी से यह ताला नहीं खुलेगा। अब इन बची 3 चाबियों पर सम संख्याएं अंकित हैं। इनमें से कौन सी संख्या 784 का वर्गमूल है? संख्या 784 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसके इकाई के स्थान पर 4 है। हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2 या 8 होता है, सिर्फ उन्हीं संख्याओं के वर्ग के इकाई के स्थान पर 4 आता है। इसका मतलब 784 के वर्गमूल की संख्या में इकाई के स्थान पर संख्या 2 या 8 में से कोई एक होगा। इसलिए 24 संख्या वाली चाबी से भी यह ताला नहीं खुलेगा। अब बची 2 चाबियां 32 और 28। अब हमें इन दोनों में से एक चाबी का चयन करना है, जिस पर अंकित संख्या 784 का वर्गमूल होगी। क्या 784 का वर्गमूल 32 होगा? चलिए हम 784 के वर्गमूल का अनुमान लगाते हैं। हम 784 से एक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लें, जैसे 900। हम जानते हैं कि संख्या 30 का वर्ग 900 होता है, यानी 900 का वर्गमूल 30 है। क्योंकि 32 30 से बड़ा है, तो 32 का वर्ग 30 के वर्ग से बड़ा होगा, यानी 32 का वर्ग संख्या 784 के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे बड़ा होगा। इसलिए 32 संख्या वाली चाबी से भी ताला नहीं खुलेगा। अब हमारे पास 28 संख्या वाली चाबी ही बची है, जिससे यह ताला खुलेगा, क्योंकि 784 का वर्गमूल 28 है। अतः सही चाबी होगी संख्या 28 वाली चाबी। तो इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल से जुड़ी एक दिलचस्प पहेली सुलझाई। धन्यवाद। नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है।
ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे 2 मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय
और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।